आप सबका स्वागत है बैंक साथी चैनल पर। मैं हीरकनाथ आज जो है आपको जो आरबीआई सर्कुलर सितंबर महीने का है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आरबीआई सर्कुलर के साथ जो आरबीआई मास्टर डायरेक्शन है जो सितंबर के महीने में आया है हम उसको भी कवर करेंगे। तो आरबीआई सर्कुलर के बारे में बात करें तो आपको ये इंडेक्स दिख रहा होगा। यहाँ पे जितने भी सर्कुलर हैं सारे सारे जो है आपको एक एक करके जो है कवर कराए जाएंगे और इसके बाद जो है एक मास्टर डायरेक्शन भी कवर करेंगे। मास्टर डायरेक्शन थोड़ा बड़ा है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी आरबीआई सर्कुलर ये मैंने आपको ऑलरेडी डेली में करवाया हुआ है। यहाँ पे जो है थोड़ा डिटेल में जो है इसको कवर करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या न्यूज़ आ रहा है कि पहला देखोगे तो आपको टॉपिक में ही मिलेगा कि आरबीआई का एक सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ जो कस्टमर जो एक्सपायर हो जाते हैं उनके लिए डायरेक्शन लाया गया है। ठीक है, क्या डायरेक्शन है बोला गया है कि कोई भी अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी है वो अपना जो है क्विकली क्लेम कर सकते हैं आफ्टर दी कस्टमर डेथ। कस्टमर जब डेथ हो जाता है उसके बाद जो भी नॉमिनेट करके रखा होगा पर्सन को उसको जो है जल्दी से जल्दी क्लेम मिल जाए, उसी के लिए जो है ये डायरेक्शन लाया गया है। अगर किसी वजह से कोई नॉमिनेशन नहीं होगा तो उसके लिए एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस भी लाया गया है। हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है सिंप्लीफाइड प्रोसेस। तो वो भी लाया गया है अप टू अ थ्रेशोल्ड लिमिट, एक थ्रेशोल्ड लिमिट रख दिया गया है। उसके नीचे अगर पैसे अगर क्लेम किए जाएंगे तो उस केस में ज़्यादा प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है और उसके ऊपर होंगे तो फिर प्रोसीजर की ज़रूरत है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में बात करें तो इसमें 5 लाख रुपए मिलेगा आपको कोऑपरेटिव बैंक में और फिर 15 लाख रुपए मिलेगा अदर्स बैंक में। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो है 5 लाख रुपए रखा गया है और अदर्स बैंक जैसे एसबीआई हो गया, कमर्शियल बैंक, उसके साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी मान सकते हो, तो सारे बैंक के लिए जो है 15 लाख रुपए रखे गए हैं। ठीक है, और ये क्यों किया गया है, ये जो डायरेक्शन लाया गया नया, ये क्यों लाया गया है क्योंकि सारे के सारे बैंक अपना अपना जो है प्रैक्टिसेस करते रहते थे जिसकी वजह से एक तो कन्फ्यूजन होता था, दूसरा चीज़ जो क्लेम है वो जल्दी नहीं मिल पाता था। अब मान लेते हैं किसी वाइफ की जो है हस्बैंड मारे गए, ठीक है, एक्सपायर हो गए, ठीक है, तो उस केस में जो भी उनके वाइफ हैं उनको बहुत दिक्कत होती है क्लेम करने के लिए पैसे। तो उसी की वजह से आरबीआई ने जो है ये डायरेक्शन लाया गया जिसके अंदर बैंक को जो है बता दिया है कि क्या क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो और डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता दिया गया है। ठीक है, तो ये नया डायरेक्शन लाया गया है 2025 का, ये जो है स्टैंडर्डाइज करने के लिए लाया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये जो भी चीज़ें की जा रही है मेन मकसद क्या है कि हार्मोनिक फ्रेमवर्क हो, सारे बैंक्स के लिए एक हार्मोनिक फ्रेमवर्क हो, सब सारे बैंक के लिए एक सेम फ्रेमवर्क हो, ना कि हर एक बैंक जो है अलग अलग फ्रेमवर्क के हिसाब से चले। दूसरी चीज़ स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट आरबीआई ने बताया कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको कलेक्ट करना है इसके हिसाब से अपने हिसाब से नहीं कर लेना है कि ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेते हैं वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेते हैं, वैसा नहीं। आरबीआई का जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो आरबीआई ने बताया है उसी को जो है बैंक को लेने के लिए बोला गया है। ये सारा कुछ जो है आरबीआई कर पा रहा है अंडर दी सेक्शन 35A 45ZC सब सेक्शन 3 के अंतर्गत, वैसे 45ZE सब सेक्शन 4 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत। तो ये आपको जो एक्ट है ये भी याद रखना है। पूछने के चांस बहुत कम है अगर आप आईपीएसपी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली ये जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो लीगल पावर जो आपको आर्टिकल्स देख रखे हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा। जितने बैंक्स हैं इनको एक टाइम भी दे दिया गया है 31 मार्च 2026, ये जो टाइमलाइन सेट कर दिया गया है। इससे पहले ये जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ रूल्स और रेगुलेशंस, इसको फॉलो करने के लिए बोला गया है। ये एप्लीकेबल होगा सारे के सारे कमर्शियल और इवन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि पीपीएफ के बारे में बात करें, पीपीएफ ले सकते हो। ठीक है, पीपीएफ के साथ जो है आप ले सकते हो सीनियर सिटीजन जो सेविंग स्कीम रहता है, वो सारे गवर्नमेंट स्कीम इसके अंतर्गत कवर्ड नहीं रहेंगे, इसके स्कीम के अंतर्गत कवर्ड नहीं रहेंगे। बाकी तो मैंने आपको थ्रेशोल्ड लिमिट तो ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो ये जो सर्कुलर है इसमें चीज़ें बताई गई है। पहला तो आपको ये दिख रहा होगा विद नॉमिनेशन, विदाउट नॉमिनेशन, उसके बाद पोस्ट सेटलमेंट डिपॉजिट और फिर सेटलमेंट फॉर मिसिंग पर्सन। ये सारा कुछ आता है सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो सेटलमेंट क्लेम इन डिपॉजिट अकाउंट के चैप्टर के अंतर्गत जो है ये आता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बात करें कि किसी पर्सन को अगर नॉमिनी रखा गया हो या तो सर्वाइवलशिप दिया हो। सर्वाइवलशिप कब दिया जाता है, जब जॉइंट अकाउंट होता है। ठीक है, तो वो पर्सन जो भी है, मान लेते कोई हस्बैंड है, जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ को जो है क्या बना सकता है, सर्वाइवर बना सकता है, आइदर सर्वाइवर बना सकता है। ठीक है, तो इस केस में
या तो सर्वाइवर दिया हो या नॉमिनेशन दिया हो, तो उस केस में जो भी प्रोसेस है वो सिंपल रहने वाला है। अगर बात करें किसी का अकाउंट है या लॉकर है, अगर उसमें नॉमिनी करके रखा होगा तो वो मनी जो है वो सीधे के सीधे नॉमिनी के पास चले जाएगा। अगर जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट है विथ सर्वाइवर क्लॉज, अगर सर्वाइवर क्लॉज डाल के रखा होगा हस्बैंड ने पहले, अगर एक्सपायर होने से पहले अगर उसने सर्वाइवर क्लॉज डाला होगा तो उस केस में जो सर्वाइवर होगा उसको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, एक डाउट आ रहा होगा आपको कि अगर किसी को नॉमिनी बना के रखा है और किसी को सर्वाइवर बना के रखा है तो किसके पास पैसा जाएगा? सर्वाइवर के पास ही जाएगा। ठीक है, तो सर्वाइवर जो है वो मेन रहता है नॉमिनेशन के ऊपर भी। अब नॉमिनी में भी देखोगे तो नॉमिनी और एक लीगल हेयर रहता है, यहाँ पे एक डिफरेंस समझना। अगर बात करें नॉमिनी किसी को भी बनाया जा सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है या आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है। ठीक है, नॉमिनी का मेन काम क्या होता है? नॉमिनी और लीगल हेयर के बारे में बात करते हैं तो नॉमिनी का मेन काम क्या होता है कि पैसे जो है सही पर्सन के ऊपर पहुंचाना। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं किसी हस्बैंड ने जो है अपने दोस्त को जो है एज अ नॉमिनी बनाया है। ठीक है, किसी फ्रेंड को जो है एज अ नॉमिनी बनाया है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है, मैं कोई पूछा गया था, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो किसी को जो है नॉमिनी बनाया गया है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक कोई लीगल हेयर है, ये फ्रेंड था, जो नॉमिनी था वो फ्रेंड था। एक लीगल हेयर है कोई, मान लेते हैं उसकी वाइफ है। ठीक है, तो अब पैसा किसको मिलेगा? अब इसमें तो बोल दिया कि नॉमिनी को जो है पैसा मिलेगा, लेकिन जो लीगल हेयर है जो उसकी वाइफ है, इसको तो ना ही सर्वाइवर बनाया गया, तो पैसा किसको मिलेगा? पैसा मिलेगा ज़रूर नॉमिनी को, लेकिन नॉमिनी का काम होगा वो पैसा जो है जो लीगल हेयर है उसको देने का। वो वाइफ हो सकती है, डॉटर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अगर क्लेम किया, अगर जो भी लीगल हेयर है इन्होंने क्लेम किया कि पैसे जो है ये मेरे फादर के हैं, ये मेरे हस्बैंड के हैं, तो उस केस में नॉमिनी को वो पैसा देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो जो फ्रेंड है वो जो नॉमिनी बना है तो वो सारा सारा पैसा रख लेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और ये चीज़ थोड़ा याद रखना। इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ये सारे पूछे जाते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ये आपको याद रखना है। एक तो क्लेम फॉर्म भरना पड़ेगा जो बैंक प्रोवाइड करेगा, उसके डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसके बाद आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। ये सिंपल 3 चीज़ें देनी पड़ेंगी। और जो भी पैसे हैं जो भी पैसे वो नॉमिनी के अकाउंट में या सर्वाइवर जो उनका अकाउंट था उनमें ही रहेगा, लेकिन अब प्राइमरी जो है वो बन जाएंगे जो सर्वाइवर जिनको बना के रखा होगा उनके लिए। ठीक है, तो वो जो है उनका जो है नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हस्बैंड है, हस्बैंड ने सर्वाइवर अपने वाइफ को बनाया है, तो अकाउंट तो वही रहेगा जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट की जगह क्या पता वो प्राइमरी अकाउंट बन जाएगा जिसमें वाइफ का नाम रहेगा। ठीक है, या तो वाइफ के लिए एक अलग अकाउंट बन जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर अच्छे बताया नहीं है, लेकिन ये दोनों केस ही होंगे इसमें। ठीक है, नो नीड फॉर सक्सेसिव सर्टिफिकेट और कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है जब नॉमिनी सेलेक्ट करके रखा हो या तो जो सर्वाइवरशिप कॉस्ट डाल कर रखा गया हो। ठीक है, तो उस केस में जो है कोई भी कोर्ट ऑर्डर और सक्सेसिव सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नॉमिनी क्या है? नॉमिनी इज ओनली ट्रस्टी फॉर लीगल हेयर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया नॉमिनी का काम क्या होता है कि पैसा जो है लीगल हेयर तक पहुंचाने का काम नॉमिनी का रहता है। नॉमिनी का नाम लिख दिया है किसी फ्रेंड का, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंड जो है पूरा पूरा पैसा अपने पास रख लेगा, उसका काम है लीगल हेयर को पैसा देना। ठीक है, तो अगर नॉमिनी और लीगल हेयर के बीच में अगर पैसे में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो लीगल हेयर को ही पैसा मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं अगर हस्बैंड ने कोई भी नॉमिनी सेलेक्ट नहीं किया, इवन जो सर्वाइवरशिप कॉज है वो भी नहीं रखा, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में सिंप्लीफाइड प्रोसेस होगा, लेकिन वो जो क्लेम होगा वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए थ्रेशोल्ड लिमिट के। मैं थ्रेशोल्ड लिमिट आपको ऑलरेडी बताया है, 5 लाख रुपए कोऑपरेटिव बैंक के लिए, 15 लाख रुपए है अदर्स बैंक के लिए। तो अगर इससे कम पैसा अगर होगा अकाउंट में, तो उस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? क्लेम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो बैंक देंगी, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, लीगल हेयर, यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो गई है ऊपर जो था उससे, लीगल हेयर सर्टिफिकेट या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो ये सारे ये जो 4 डॉक्यूमेंट है इसके बेसिस पे ही जो है पैसे मिल जाएंगे, और कोई भी थर्ड पार्टी अश्योरिटी की नीड नहीं है। अब थर्ड पार्टी अश्योरिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई भी एक पर्सन नहीं बोलेगा कि मैं गारंटी देता हूँ कि अगर यहाँ पे ये पर्सन गलत हुआ तो मैं पैसे भरूंगा। तो थर्ड पार्टी एश्योरिटी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है जब थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर क्लेम अमाउंट कम हुआ तो। अब हम बात करते हैं कि थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर क्लेम अमाउंट ज़्यादा हुआ तो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, अगर ऐसे अमाउंट हुआ तो उस केस में क्या रहने वाला है सिचुएशन। तो अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर ज़्यादा रहा
तो उस केस में जो है एक तो सक्सेसिव सर्टिफिकेट, उसके साथ जो कोर्ट का ऑर्डर है वो देना पड़ेगा, उसके साथ जो है श्योरिटी भी देनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि श्योरिटी देनी पड़ती है थर्ड पार्टी का, वो भी देना पड़ेगा किसी और पर्सन को, ठीक है। उसके बाद बात करें कि अगर कोई केस है जिसमें विल है, विल के साथ जो है वो अकाउंट है, तो उस केस में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसी वजह से जो है वाइफ के बीच में, डॉटर के बीच में या सन के बीच में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं पोस्ट सेटलमेंट एंड डिपॉजिट का बारे में। अभी पोस्ट सेटलमेंट और डिपॉजिट का मतलब क्या हो, इसके बारे में पहले समझते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में देखते हैं। देखो, अब कोई हस्बैंड है, हस्बैंड को या तो सैलरी मिल सकती है, ठीक है, उसका अकाउंट तो बंद हो गया हुआ है, लेकिन वो एक्सपायर होने का उसका अकाउंट तो बंद हो गया, लेकिन उसकी जो सैलरी है वो तो उसी अकाउंट में आएगा। उसके बाद बात करते हैं पेंशन भी आ सकता है, या कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा उसका इंटरेस्ट भी आ सकता है। तो जो भी चीज़ें हैं जो हस्बैंड के अकाउंट में आया है और वो हस्बैंड जो है एक्सपायर हो चुका है, तो उसका जो भी पैसा है वो जाना चाहिए रेमिटर के पास, ठीक है, रिटर्न टू द रेमिटर विद द अकाउंट होल्डर, ठीक है। तो जो भी एक्सपायर हो गया है उसके बाद जो भी उसकी वाइफ रहेंगी या डॉटर रहेंगे या जिसके ऊपर भी बैंक ने उनका अप्रूवल दिया होगा पहले ही, तो उसका जो भी अकाउंट है उसमें जो है पैसा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पोस्ट सेटलमेंट जो भी रहने वाला है उसमें जो वाइफ है उसके पास जो भी सैलरी है, पेंशन है, ये सारे जाने का काम रहेगा, वाइफ के अकाउंट में ये सारी चीज़ें जाएंगी, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं कि मान लेते हैं एक और सिचुएशन जहाँ पे टर्म डिपॉजिट हो। देखो यार, आरबीआई का जो गाइडलाइन होता है इसमें आरबीआई हर एक चीज़ ध्यान देता है, ठीक है। तो इसमें आरबीआई ने बोला है कि अगर मान लेते कोई टर्म डिपॉजिट हो जो कि वाइफ चाह रही है कि वो प्रीमेच्योर विड्रॉ करना चाहती है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस केस में भी आरबीआई ने बोला है एक चीज़ कि कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर बात करते हैं एफडी की, तो एफडी अगर आपने 5 साल की करके रखी है और आपने पहले एफडी को तोड़ दिया तो उस केस में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, पेनल्टी के जो चार्ज देना पड़ता है, ठीक है, 1% 2% जो भी रहता है, तो वो नहीं देना पड़ेगा अगर डिपॉजिटर डेड हो गया तो उस केस में आपको याद रखना है कि डिपॉजिटर अगर डेड हो गया तो उस केस में कोई भी पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करें कि जॉइंट अकाउंट होगा तो उस केस में जो सर्वेयर का कंसेंट है वो लेना पड़ेगा, उसके साथ जो है लीगल हेयर भी का कंसेंट लेना पड़ेगा, तो 2 चीज़ जो है लेनी पड़ेंगी। अगर पहले ही जो सर्वाइवरशिप है उसका मैंडेट जो है एग्जिट कर रहा है तो ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं कर रहा है तो फिर लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कोई पर्सन डेड नहीं हुआ बल्कि वो पर्सन जो है मिसिंग है, बहुत टाइम से मिसिंग है, तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी और ये सेक्शन 110 और 111 के अंतर्गत ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, अभी 2024 में भी इसके बारे में हमने डिस्कस की गई थी, जो मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। तो इसके अंतर्गत ये चीज़ें ली जाएंगी। अगर बात करें अगर अकाउंट में जो पैसा है वो 1 लाख से कम हो तो कुछ ज़रूरत नहीं है एफआईआर ये सब की, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा हो तो उस केस में एफआईआर उसके साथ नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, मिसिंग पर्सन के लिए, ठीक है। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो भी क्लेम फॉर्म है वो सारे तो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, उसमें डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इवन डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ पे अच्छे से आरबीआई ने डिक्लेयर नहीं किया ये चीज़, और बस बोला है कि जो एफआईआर है वो देना पड़ेगा और फिर नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट जो है देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है जो भी पर्सन के जो रूल हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं वैसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं लॉकर्स की। अब किसी बंदे ने अगर लॉकर में अपना जो सामान है वो रखा होगा या तो सेफ कस्टडी में अगर कुछ सामान रखा होगा तो उसके लिए क्या रूल है। अगर नॉमिनी रखा हो तो उस केस में बैंक गिव्स एक्सेस, बैंक जो है उस केस में एक्सेस देगा और बैंक अलाउ भी कर सकता है जो भी कंटेंट है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। अगर नॉमिनी अगर माइनर हो, आजकल पता हो कि 10 साल के जो बच्चे हैं वो भी अपना खुद का अकाउंट खोल सकते हैं, और अगर वो किसी वजह से जो है एक्सपायर हो गए तो उस केस में जो गार्जियन है उनको जो है वो कंटेंट मिलेगा, ठीक है। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगी, 3 डॉक्यूमेंट ये वापस से रिपीट हो रहा है, एक है क्लेम फॉर्म, दूसरा आपको मिलेगा डेथ सर्टिफिकेट, तीसरा मिलेगा आईडी प्रूफ, ये 3 चीज़ें ही चाहिए, ठीक है। अगर नॉमिनी नहीं हो और थ्रेशोल्ड से अगर कम लिमिट हो तो उस केस में जो है इसके साथ एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी चाहिए हो सकता है, ठीक है, या डिक्लेरेशन चाहिए हो सकता है। बाकी जगह पे 3 ही चीज़ चाहिए हर जगह पे, ठीक है।
यहाँ पे कोई भी सक्सेसिव सर्टिफिकेट और श्योरिटी की नीड नहीं है जब तक कोई डिस्ट्रीब्यूट ना हो। तो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ज़रूरत पड़ेगी। अगर बात करें, अगर नॉमिनी सेलेक्ट करके नहीं रखा गया हो और जो सर्वाइवरशिप कॉज है वो भी नहीं फिल किया गया हो, तो उस केस में सिंप्लीफाइड प्रोसेस ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे भी 4 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लीगल फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट, ID प्रूफ और फिर क्लेम फॉर्म। ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर डिस्ट्रीब्यूट रहा तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, ये इतना कुछ मुश्किल है नहीं। अब बैंक्स के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि आपको याद रखना है। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया डेट कि मार्च 2026 तक सारे बैंक्स को ये जो भी रूल्स है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया है। और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो RBI जो बोलेगा उस हिसाब से जो है सारे ब्रांचेस में और बैंक के वेबसाइट में अवेलेबल रहना चाहिए। कोई भी अगर पर्सन क्लेम करना चाहे वो ऑनलाइन भी क्लेम कर सकता है, इवन ब्रांच में जाके भी क्लेम कर सकता है। मोस्टली ब्रांच में जाके क्लेम कर पाएगा और ऑनलाइन जो है ट्रैक कर पाएगा। ठीक है, और टाइम लिमिट के बारे में बात करें कि पैसा जो है डिपॉजिट हो जाना चाहिए। अगर कोई पर्सन एक्सपायर हो जाता है उसके बाद जो भी पैसा है उसकी वाइफ के अकाउंट में जो है 15 दिन के अंदर ही आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ बैंक का RBI का कहना है। और लॉकर फैसिलिटी का भी जो भी रहेगा इन्वेंट्री वो भी जो है विदिन 15 डेज के अंतर्गत क्लियर हो जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर बैंक अगर डिले करता है तो RBI ने यहाँ पे पेनल्टी भी रखी गई है। ठीक है, तो RBI ने बोला है कि जो बैंक रेट है, डिपॉजिट अगर लेट किया तो उस केस में बैंक रेट है वो तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ 4% जो है देना पड़ेगा ऑन ड्यू अमाउंट में भी। ठीक है, तो बैंक रेट जितना भी रहेगा वो देना पड़ेगा। बैंक रेट किस पे डिपेंड करता है? रेपो रेट पे डिपेंड करता है। रेपो रेट अभी कितना है? 5.50% और बैंक रेट कितना है? 5.75%। तो इसमें से और 4% ऐड करके जो है अराउंड 9.5% के आसपास जो है पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट देना है। उसके बाद अगर लॉकर फैसिलिटी में अगर लेट किया, 15 दिन से अगर ज़्यादा डिले किया तो 5,000 रुपये करके पर डे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ है। मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे दे के रखा है, आप एक बार सर्कुलर चेक करके देखना ऑफिशियल वाला, आपको समझ आ जाएगा कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो मैं जितना ज़्यादा बेस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से मैंने किया है। और डेफिनेटली यार इतना पढ़ोगे आपका हो जाएगा, यहीं से जो है क्वेश्चन फंसेंगे। एग्जाम एंगल के बारे में बात करें तो एग्जाम एंगल कुछ नहीं है, समरीज फॉर्म में जो है आपको सारी चीज़ें देख के रखी है। ठीक है, कुछ फुल फॉर्म जो कि मैंने नहीं प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि PPF, ये सब जो है आपको जो PDF में प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे कर दूँगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसका PDF बनाया हुआ था, बट ये आई थिंक मेरा कोई रॉन्ग PDF डाउनलोड हो गया गलती से, तो मैं अभी इससे पढ़वा रहा हूँ। बट कोई नहीं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, थोड़ा बहुत ही कोई डिफरेंस रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि RBI ने इशू किया है ऑथराइजेशन मैकेनिज्म फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन डायरेक्शन 2025 का। तो इसके अंतर्गत जो भी डिजिटल पेमेंट है उसके लिए एक गाइडलाइन लाया गया है और ये गाइडलाइन जो है बैंक्स को फॉलो करने रहेंगे। ठीक है, बैंक्स हो नॉन बैंक्स हो दोनों को फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें सारे पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर और पार्टिसिपेंट सारे के सारे इसमें एप्लीकेबल हैं। ये जो RBI ने इशू किया गया है, ये इशू किया गया है सेक्शन 10 टू पेमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत। ठीक है, पेमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत ये चीज़ें की गई है। ये इफेक्ट कब से होगा? 1 अप्रैल 2026 से जो है ये इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, मैं इसका फुल फॉर्म भूल रहा हूँ, एक मिनट। पेमेंट सर्विस, चलो छोड़ो, अभी मैंने एक फुल फॉर्म लिख के रखा हुआ है, तो एक्चुअली मैं इसका फुल फॉर्म भूल रहा हूँ। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट कुछ ऐसे करके है, एक्चुअली मुझे याद नहीं है। ठीक है, मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूँगा, तो कहीं भी नीचे लिखा होगा वैसे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे तो आपको मिलेगा कि ये जो डायरेक्शन है इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें जो हैं कही गई हैं, हम उसको कवर करते हैं। पहली चीज़ की 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका पासवर्ड जो रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ एक OTP रहना चाहिए, या तो बायोमेट्रिक रहना चाहिए, या टोकनाइजेशन, कुछ ना कुछ सिस्टम रहना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे बैंक्स तो ऐसे फॉलो करते ही हैं। अगर आपने बैंकिंग का कोई भी ऐप यूज़ करते हो या तो वेबसाइट यूज़ करते हो तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आजकल नॉर्मल हो गया है। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे कुछ बैंक्स होंगे, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, या तो पेमेंट बैंक्स भी बहुत कम चांसेस, स्मॉल फाइनेंस बैंक ले सकते हो जो कि सिर्फ पासवर्ड के बेस पे ही चलता है। ठीक है, तो वहाँ से जो है लॉगिन कर सकते हो। तो RBI ने बोला कि अब ऐसे कोई भी बैंक अगर ऐसा अब तक है तो उनको जो है एक डायनेमिक फैक्टर रखना पड़ेगा। डायनेमिक फैक्टर का मतलब क्या हुआ? जैसे कि OTP डायनेमिक है, टोकन डायनेमिक है, बायोमेट्रिक प्रूफ डायनेमिक है। ठीक है, मान सकते हो डायनेमिक ही है वैसे तो, जो कि चेंज होते रहता है। तो ये सब में से कोई तो कोई एक रखना पड़ेगा, उसके साथ जो है
पासवर्ड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड एक स्टैटिक फैक्टर है जो कि कोई बंदा चुरा भी सकता है, ठीक है। कोई बंदा याद रख सकता है, कोई बंदा हैक करके आपका सिस्टम उसको चुरा सकता है, कोई भी सिस्टम कोई भी चीज़ हो सकती है। तो टू फैक्टर के अंदर एक तो पासवर्ड रखना पड़ेगा, उसके बाद OTP, टोकन, बायोमेट्रिक प्रूफ, ये सब देने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ के लिए बोलने के लिए बोला गया है। अब इसमें एक वर्ड लिखा गया है, यहाँ पे आप देखोगे एक लाइन लिखा गया है, 1 फैक्टर कंप्रोमाइज मस्ट नॉट इफेक्ट अदर। इसका मतलब क्या होगा कि मान लेते हैं किसी वजह से आपका पासवर्ड जो है वो हैक हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि OTP भी हैक हो गया हुआ, OTP बिना दबाए भी जो है वो अकाउंट खुल जाए, तो ऐसा करने के लिए मना किया गया है। अगर पासवर्ड हैक हो गया तब भी जो है OTP जो है रखा जाए एज ए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और उसके बेस पे जो है वो अकाउंट ओपन हो। तो RBI ने ये स्ट्रिक्टली बता दिया गया है। कुछ और पॉइंट जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि RBI के सर्कुलर में लिखा गया है, ठीक है, मास्टर एक्स में नहीं, सॉरी, RBI के सर्कुलर में लिखा गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि रिस्क बेस चेक करने के लिए। अब रिस्क बेस चेक का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे कहाँ से ट्रांजेक्शन हो रहा है वो चेक करने के लिए बोला गया है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई बंदा दिल्ली से ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उसका जो लोकेशन है वो ट्रैक करने के लिए बोला गया है। उसके साथ कौन सा डिवाइस वो यूज़ कर रहा है वो ट्रैक करने के लिए बोला गया है। जैसे कि फ़ोन यूज़ कर रहा है, लैपटॉप यूज़ कर रहा है, PC यूज़ कर रहा है या टैब यूज़ कर रहा है, तो ये सारे चीज़ जो है बताने के लिए बोला गया है। इवन यूज़र बिहेवियर पैटर्न भी नोट करने के लिए बोला गया है। यूज़र बिहेवियर पैटर्न का मतलब क्या हुआ, कहाँ पे वो खर्चा कर रहा है वो सब भी नोट करने के लिए बोला गया है। उसके साथ हिस्टोरिकल प्रोफाइल ये सब भी नोट करने के लिए बोला गया है। एक तरह का एक्स्ट्रा चेक रहेगा। अगर किसी वजह से कोई, अगर मान लेते हैं कोई फ्रॉड हुआ, तो कौन सी लोकेशन से हुआ है ये पता लग जाए। उसके बाद क्या यूज़ किया गया, फ़ोन यूज़ किया गया है, वैसे तो कोई फ्रॉड करेगा तो वैसे भी PC यूज़ करेगा, तो PC यूज़ किया गया है कि नहीं वो देखा जाएगा। और कहाँ पे खर्चा किया गया, मान लेते हैं कहीं 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्चा कर दिया गया है, तो किस जगह पे खर्चा किया गया वो जो है ट्रैक करने के लिए बोला गया, क्योंकि किस जगह पे खर्चा किया वहाँ से जो है सारा का सारा डिटेल मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है RBI के द्वारा कहना है। अगर मान लेते हैं कोई हाई रिस्क ट्रांजेक्शन है, अबे हाई रिस्क ट्रांजेक्शन मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा का जो है पैसा एक कोई नए डिवाइस से निकालने की कोशिश की जा रही है, तो उस केस में जो है डिजी लॉकर का भी कंफर्मेशन लिया जा सकता है, जिसमें आपका आधार या तो पैन कार्ड जो है वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है RBI का कहना है कि पैन कार्ड और जो आधार है वो भी वेरीफाई करने के लिए जो डिजी लॉकर है उसको भी यूज़ किया जाना चाहिए। अगर हाई रिस्क ट्रांजेक्शन रहा तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी है, जो यूज़र के बिहेवियर के हिसाब से अलग अनएक्सपेक्टेडली हो रहा हो, उसके लिए RBI ने ये चीज़ बोला गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है क्रॉस बॉर्डर नॉट कार्ड नॉट प्रेजेंट फिजिकली ट्रांजेक्शन के लिए ये रूल लाया गया है। अब कोई कार्ड इशू हुआ है और वो कार्ड जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये CNP, ये मैंने फुल फॉर्म मैंने आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं PDF में कोई दूसरा डाउनलोड करके रखा हुआ था और ये गलती से डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पे जो आपको CNP ट्रांजेक्शन दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, कार्ड नॉट प्रेजेंट फिजिकल ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिजिकल ट्रांजेक्शन, प्रेजेंट ट्रांजेक्शन नहीं, फिजिकल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें ये कार्ड को सिर्फ आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए ही यूज़ कर सकते हो। तो ये कार्ड अगर इंडिया में इशू किया गया हो और इस कार्ड को जो है क्रॉस बॉर्डर के लिए यूज़ किया जा रहा हो, तो उस केस में RBI ने बोला है कि स्पेसिफिक ध्यान देने के लिए, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि वैलिडेशन मैकेनिज्म फॉर नॉन रिकरिंग क्रॉस बॉर्डर CNP ट्रांजेक्शन के लिए जो है एक वैलिडेट मैकेनिज्म लाने बोला गया है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे पेमेंट जो है ऑटोमेटिक ना हो, ठीक है, बार बार पेमेंट ना हो, तो नॉन रिकरिंग पेमेंट। इसके साथ ही जो बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन है उसको कार्ड नेटवर्क के साथ मैच करने के लिए भी बोला गया है। तो बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने डिजिट का होता है, पहले के टाइम पे जो है 4 से लेकर 6 डिजिट का होता था, अभी के टाइम पे जो है 6 से लेकर 8 डिजिट का होता है। ये क्या है, बिन क्या है, बिन के बारे में समझे तो आपके पास मान लेते हैं ये आपके पास कार्ड है, ठीक है। तो आपके पास कितने होते हैं, 16 डिजिट का नंबर होता है ना कार्ड में, ऐसे 16 डिजिट बना ले और ठीक है, थोड़ा कार्ड के बाहर हो गया, तो 16 डिजिट का आपके पास कार्ड है। तो इसमें जो फर्स्ट आपको 6 से 8 लेटर हैं वो रहता है आपका बिन, ठीक है। ये जो है आपका बताता है कौन सा नेटवर्क है, वीज़ा है, मास्टर कार्ड है या रुपए है। तो ये सारे जो बिन रजिस्ट्रेशन है वो कार्ड नेटवर्क के साथ करने के लिए बोला गया। आपने देखा होगा आप जब भी कार्ड का जब नंबर दबाते हो PC में, ठीक है,
पीसी में जब भी कार्ड का नंबर दबाते हो तो कुछ डिजिट दबाने के बाद 6 नंबर 8 नंबर दबाने के बाद वो चेंज हो जाता है, वीज़ा या मास्टर कार्ड या रुपे कार्ड वो बता देता है, बताने का कारण यही रहता है। ठीक है, अगर बात करें कि एक एग्जाम्पल देकर रखा है, अगर कोई भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करता है 1 अक्टूबर 2026 से, और जैसे कि नेटफ्लिक्स में या अमेजॉन इंटरनेशनल के थ्रू पेमेंट कर रहा हो, तो उस केस में उनके ऊपर जो है एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन रखने के लिए बोला गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, उसके साथ जो भी इंश्योर है, जैसे बैंक मान लेते हैं, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी कि एक रिबस्ट और सिक्योर ऑथेंटिकेशन हो बिफोर रोल आउट करने से पहले, जो भी ये कंप्लायंस दे के रखा है। और ये सारा का सूत्र फॉलो करना पड़ेगा जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का, इसके अंतर्गत। ठीक है, तो जो भी डेटा है वो कैसे स्टोर होना इस एक्ट में बताया गया, तो वो जो है बैंक को फॉलो करने के लिए बोला गया है। अगर नॉन कंप्लायंस दिखाया तो वो इशूअर मस्ट कंपनसेट कस्टमर फुली, तो उस केस में जो भी इशूअर है, मान लेते बैंक है, तो पूरा का पूरा पैसा जो है कस्टमर को जो है कंपनसेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। उसके बाद टोकनाइजेशन के बारे में कुछ बताया गया है कि मस्ट प्रोवाइड ओपन एक्सेस फॉर ऑल ऐप टोकन रिक्वेस्टर इन सेम इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जितने भी ऐप है जैसे कि रेजर पे हो गया, जो बैंक का सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक एपीआई बेस्ड टोकनाइजेशन सर्विस रहना चाहिए, और ये जो है आरबीआई का जो टोकनाइजेशन कार्ड ट्रांजेक्शन गाइडलाइन है उसके अंतर्गत रहना चाहिए, ऐसा कुछ कहना है। ठीक है, बाकी आप इन शॉर्ट में ये सारी चीज़ें एक बार में रिवाइज करने के लिए पढ़ भी सकते हो। ये देखो यार, ये था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का। ठीक है, ये मैं फुल फॉर्म बोल रहा था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में बढ़े। आरबीआई ने परमिट कर दिया है जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर हैं कि वो ट्रेड कर सकते हैं नॉन डेरिवेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में। ठीक है, ये कर पाएंगे, मतलब इमीडिएटली हो ही गया वैसे तो, अभी सितंबर 2025 से कर पाएंगे। और ये जो है अमेंडमेंट किया गया था आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटर बैंक डीलिंग में, तो यहाँ पे जो है चेंजेस करके जो है ये चीज़ें की गई है। अगर बात करें एनडीडीसी का, इसका मतलब क्या हुआ, एनडीडीसी एक तरह का फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट रहता है ऑन इंडियन रुपी, जहाँ पे एक पार्टी इज आउटसाइड इंडिया, एक पार्टी जो है एनआरआईज रह सकती है, नॉन रेजिडेंशियल रह सकता है, और वो जो है डील करेंगी कैश सेटलमेंट में इन फॉरेन करेंसी, जैसे यूएस डॉलर हो गया। ये जो भी रुपए होता है वो एक्चुअली जो है डिलीवर नहीं होता। ठीक है, इसका जो प्रॉफिट और डिफरेंस है वही डिलीवर होता है। क्या मतलब वो इसका, एनडीसीसी में या एनडीसीसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो पर्सन होगा वो तो एक तो पहली बात नॉन रेजिडेंशियल होना पड़ेगा, मतलब आउटसाइड इंडिया रहना पड़ेगा एक पार्टी, और वो जो डील करेगा वो दूसरे करेंसी फॉरेन करेंसी में डील करेगा, मान लेते हैं यूएस डॉलर में डील करेगा। तो जो इंडियन रुपी है और यूएस डॉलर है, ये दोनों के बीच में एक तरह से फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसके बीच में जो पैसा रहता है, ठीक है, जो डिफरेंट वैल्यू रहता है। देखो यार, एक यहाँ समझ लो एग्जांपल, इन अ बैट ऑन रुपी वैल्यू अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी विदाउट एक्सचेंजिंग द रुपी फिजिकली। ठीक है, तो यहाँ पे रुपी को बिना फिजिकली भेजे जो है, जो भी रुपी का वैल्यू है वो जो है दिया जाता है एनडीडीसी के अंतर्गत। तो ये जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर है, इनको अलाउ कर दिया गया कि ये ट्रेड कर सकते हैं रुपी में भी। ठीक है, तो रुपी में भी डील कर सकते हैं, लेकिन जो भी पैसा है वो डिफरेंस के बेसिस पे लगेगा। ठीक है, पहले क्या था कि जो स्टैंड अलोन डीलर थे इनको एप्लीकेबल नहीं करवाया गया था, क्योंकि ये जो ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 3 के अंतर्गत आती है तो इनको अलाउ नहीं किया गया था। पहले जो ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 1 के अंतर्गत कौन आती है, जैसे कमर्शियल बैंक एसबीआई हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, फिर एचडीएफसी बैंक होंगे, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सारे एप्लीकेबल थे। और अब जो है स्टैंड अलोन जो प्राइमरी डीलर है, जो मोस्टली रिस्ट्रिक्ट किया जाता है डीलर्स को फॉरेन एक्टिविटीज़ के लिए, तो उनको भी जो है अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, कि वो रेजिडेंशियल और जो नॉन रेजिडेंशियल है उनको एनडीडीसी जो है वो ऑफर कर पाए। ठीक है, बाकी एनडीएफ मार्केट के बारे में बात करें तो ये एनडीएफ मार्केट में ये सारी चीज़ करने के लिए बोला गया। तो एनडीएफ मार्केट क्या होता है, एक तरह का ऑफशोर मतलब आउटसाइड होम कंट्री का एक फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव मार्केट होता है, वेयर द करेंसी आर नॉट फ्रीली कन्वर्टेबल नहीं होता, और वो जो है ट्रेड होता है थ्रू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है ये चीज़ें होती हैं। तो अगर बात करें कि सेटलमेंट करना हो तो यूएस डॉलर और रुपी के बीच में सेटलमेंट हो जाएगा, इसमें कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होती। ठीक है, तो इसमें फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे पढ़ लेना कौन सा पॉपुलर जो है सीएनडी करेंसी है, इंडियन रुपी है, चाइनीज यान है, फिर आपको कोरियन मिलेगा, कोरियन वॉन मिलेगा, ठीक है, इंडोनेशिया का मिलेगा, और फिर
ब्राज़ील का रील मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है पॉपुलर करेंसी है, ये चीज़ याद रखना। बाकी आप यहाँ से वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा आरबीआई सर्कुलर खत्म हो गया। अब स्टार्ट होता है मास्टर डायरेक्शन, ठीक है। मास्टर डायरेक्शन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, इसको समझाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और ये जो मैंने आपको बता रहा था कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत जो है ये चीज़ें की गई है, ठीक है। तो इसके कवर करते हैं। तो इसके ऊपर एक गाइडलाइन लाया गया था ऑन रेगुलेटरी ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर एंड पेमेंट गेटवे के ऊपर, जिसके अंतर्गत बोला गया था कि जितने भी बैंक, नॉन बैंक, पीए, जो भी ऑथराइज डीलर बैंक्स है या कमर्शियल बैंक्स है, वो सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा। और ये अभी इमीडिएटली एप्लीकेबल हो भी गया है। तो इसमें कुछ ऑथराइज रूल रखा गया है। ऑथराइज रूल से पहले चैप्टर नंबर के बारे में बात करते हैं, कौन से चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आई है। तो ये आता है हमारा ऑथराइजेशन एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट का चैप्टर। उसके अंदर आपको ये टॉपिक मिलेगा ऑथराइजेशन रूल, ठीक है। तो बैंक को जो है कोई भी ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। ये इतना हल्का क्यों हो गया, एक मिनट रुकना यार, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। इतना हल्का क्यों हो गया, अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि जितने भी बैंक हैं उनको कोई भी ऑथराइजेशन की नीड नहीं है, लेकिन अगर नॉन बैंक है तो उनको आरबीआई का जो पोर्टल है उसके थ्रू अप्लाई करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी नॉन बैंक है उनको एज अ कॉम लिखा है ना, कॉम नहीं है, ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है। तो ये जो भी कंपनीज हैं उनको ऑथराइज रहना पड़ेगा कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, ठीक है। और अगर रेगुलेटेड बाय अदर रेगुलेटर है, ठीक है, तो उस केस में अप्लाई विथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट विद इन 45 डेज। तो ये कुछ ऑथेंटिकेशन रूल रखा गया है आरबीआई के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेशन रूल भी रखा गया है। कोई अगर पेमेंट एग्रीगेटर है जो कि फिजिकल पेमेंट करता हो तो उस केस में उनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेशन लेना पड़ेगा और उसके साथ आरबीआई को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमारा जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेशन है वो रिवाइज हो चुका है। तो ये रूल लाया गया है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेशन लेने के लिए बोला गया है बाय द आरबीआई। अगर कोई नया पेमेंट एग्रीगेटर बनना चाह रहा है तो उस केस में आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 30 डे बिफोर स्टार्टिंग से पहले ही, 30 दिन पहले ही जो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर एंटिटी है विद पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन और पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, तो उस केस में जो सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन है वो अंडर प्रोसेस में रहेगा, तब भी जो है आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो जो है बिजनेस करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो भी चीज़ें हैं वो 31 दिसंबर 2025 से पहले ही बताना पड़ेगा। अगर पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल सिर्फ है तो उस केस में उनका डेट भी जो है 31 दिसंबर 2025 रखा गया है। अगर इसके बाद अगर वो करना चाहे, अगर इसके बाद वो नहीं कर पाए तो उसके लिए जो है इनका जो भी बिजनेस है वो बंद करने के लिए बोला गया है 28 फरवरी 2026 तक, ठीक है। और इनकम्प्लीट और नॉन कंप्लायंस एप्लीकेशन को जो है रिटर्न कर देगा आरबीआई, ऐसा कुछ साफ साफ इस डायरेक्शन के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी ज़रूरत है अप्लाई करने के लिए एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो उसके लिए बोला गया कि मिनिमम नेटवर्थ जो है वो होना चाहिए 15 करोड़ रुपए और ये विद इन 3 ईयर ऑफ गेटिंग अप्रूवल, 3 साल के बाद ही जो है होना, सॉरी यहाँ पे एक गलती कर दी। इनिशियली जो है 15 करोड़ रुपए का नेटवर्थ होना चाहिए जब आरबीआई के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, और 3 साल के बाद जो है 25 करोड़ रुपए तक जो है इंक्रीज करना चाहिए नेटवर्थ, ठीक है। दिस नेटवर्थ विल बी मेंटेन ऑल द टाइम, ये नेटवर्थ हर समय मेंटेन होना चाहिए। अगर किसी वजह से मेंटेन नहीं रहा तो पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें कि नेटवर्थ इंक्लूड शेयर दैट कैन नॉट बी कंपल्सरी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किए होंगे वो भी इसके अंतर्गत रहेंगे। और अगर बात करें कि इसमें एक्सक्लूड है टैक्स एसिड, ठीक है, तो DTA एसिड जो है इसमें एक्सक्लूड है, क्योंकि DTA एसिड क्या रहता है, इसमें एक्चुअली मनी का जो है ट्रांजेक्शन नहीं होता। और इफ़ अ कंपनी हैज़ अ FDI तो इस केस में उनको फॉलो करना पड़ेगा जो FDI का पॉलिसी और फेमस रूल्स हैं। ये तो सिंपल है, यहाँ पे आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे और क्या है, हाँ ये 2 पॉइंट्स कुछ काम के नहीं, ये पॉइंट छोड़ भी सकते हो। न्यूली फॉर्म कंपनी मस्ट सबमिट अ प्रोविजनल बैलेंस शीट, जो भी नया कंपनी है उसको बैलेंस शीट देना पड़ेगा और ऑडिटर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, और उनका जो भी नेटवर्थ है, करंट नेटवर्थ है, वो भी शो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था। एक तो ऑथराइजेशन और कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में बात की गई थी जो भी पेमेंट एग्रीगेटर है उनके लिए। अब कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो गवर्नेंस, जो भी पेमेंट एग्रीगेटर है उनको प्रोफेशनली मैनेज करना चाहिए विथ प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर मस्ट फिट
एंड प्रॉपर जो क्राइटेरिया है जो आरबीआई का तरफ से रखा गया वो फॉलो करना चाहिए। अगर किसी वजह से ये लोग नहीं कर पाएँ तो उस केस में उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। किस किस कारण की वजह से? अगर वो कोर्ट केस में फंसे हो, इंसॉल्वेंट हो, अगर अनसाउंड माइंड हो, इनडायरेक्टली पागल हो, उसके बाद फाइनेंशियली अनसाउंड हो, तो उस केस में जो है उनका जो भी सर्टिफिकेट है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। और टेक ओवर, एक्विजिशन, मैनेजमेंट चेंज ऑफ नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर के लिए जो है आरबीआई का अप्रूवल लेना ज़रूरी है, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का जो गवर्नेंस है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट मैनेजमेंट। अब किसी वजह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म रखने के लिए बोला गया है। अब डिस्ट्रीब्यूट मैनेजमेंट जैसे पेमेंट एग्रीगेटर है तो आपको पता होगा कि बहुत से डिस्ट्रीब्यूट्स रहते हैं, जैसे कि रिफंड, ठीक है, रिफंड टाइम पे आना चाहिए आपका अगर पैसा कट गया हो तो। उसके साथ फेल्ड चार्ज, जो ट्रांजेक्शन हैंडलिंग जो चार्जेस रहते हैं वो सारे जो है अच्छे से फॉलो करने चाहिए। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूट है वो जल्दी से जल्दी करने के लिए बोला गया है। एग्रीमेंट मस्ट क्लियरली डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सही से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अच्छे से दिखाने के लिए बोला गया है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। बाकी ये सारे पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो दो ही चीज़ थे यहाँ पे, ऑथराइजेशन और फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट। बाकी कुछ रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी सिक्योरिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन और रिस्क मैनेजमेंट, इसके बारे में बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट और जो इन्फो सिक्योरिटी सिस्टम है, ये जो कंपाइलेंस आपको दिख रहा होगा, ये इंटरनेशनल कंपाइलेंस है, इसको फॉलो करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये दो तरह के जो कंपाइलेंस है आपको इंटरनेशनल कंपाइलेंस मिलेंगे, एक तो सॉफ्टवेयर का है, एक डेटाबेस का, ये दोनों फॉलो करने के लिए बोला गया है। इसके बाद जो बैंक अप्रूव सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको फॉलो करने के लिए बोला गया है, और जो भी आरबीआई का जो बेसलाइन टेक रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करने के लिए बोला गया है। डेटा स्टोरेज के जो आरबीआई का स्टोरेज ऑफ पेमेंट डेटा 2008 का गाइडलाइन था वो फॉलो करने के लिए बोला गया है। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो आपको ये दिख रहा होगा जो मैंने आपको पहला बताया, इंटरनेशनल, ये मैं फुल फॉर्म आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये इंटरनेशनल जो कंपाइलेंस है ये फॉलो करने के लिए बोला गया है। दूसरा जो है आपको मिलेगा कि एनुअल सिस्टम एंड सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करने के लिए बोला गया है, आपको मिलेगा CERI के CERT इनके द्वारा। तो इनके द्वारा जो है एनुअली सिस्टम वेरीफाई करने के लिए भी बोला गया है, ऑडिट करने के लिए भी बोला गया है। कुछ जनरल डायरेक्शन कि एग्रीगेट फंड ओनली फॉर कॉन्ट्रैक्ट मर्चेंट, जो भी एग्रीगेट फंड होगा वो कॉन्ट्रैक्ट मर्चेंट के लिए ही रहेगा। और पी बिजनेस कैन नॉट बी डू मार्केट प्लेस बिजनेस, ठीक है। जो पेमेंट एग्रीगेटर होंगे वो मार्केट प्लेस के बिजनेसेस नहीं कर सकते। पेमेंट एग्रीगेटर है तो पेमेंट एग्रीगेटर ही काम करने के लिए आरबीआई के द्वारा बोला गया है, ना कि कोई मार्केट प्लेस बिजनेस जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खुद का ही बना के बैठ गए वैसा करने के लिए मना किया गया है। मतलब अगर करोगे तो लाइसेंस जाएगा हाथ से। दूसरा, मस्ट फॉलो आरबीआई का जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट रूल है उसको फॉलो करने के लिए बोला गया है, जब भी मर्चेंट को कुछ डिस्काउंट दे रहे होंगे उस केस में, ठीक है। नो ट्रांजेक्शन लिमिट इम्पोज बाय पेमेंट एग्रीगेटर, पेमेंट एग्रीगेटर के पास पावर नहीं है कि वो ट्रांजेक्शन लिमिट लगा सके, वो पावर जो है बैंक के ऊपर है, बैंक जो है ट्रांजेक्शन लिमिट लगा सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मान लेते कि आप 10,000 रुपये का पेमेंट करने जा रहे हो और 10,000 रुपये का पेमेंट क्यों, मान लेते 10,000 कम हो गया, ठीक है, 50,000 रुपये का पेमेंट करने जा रहे हो तो बैंक जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ना कि पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर नहीं बोल सकते आप 50,000 रुपये से आप पेमेंट नहीं कर सकते हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो बैंक बोल सकती है, ठीक है। क्योंकि पेमेंट एग्रीगेटर को बैंक की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए, तो बैंक और पेमेंट एग्रीगेटर मिलकर साथ में काम करते हैं, तो बैंक का पास पावर रहेगा, ना कि पेमेंट एग्रीगेटर, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। और ATM पिन नॉट अलाउड फॉर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन, मतलब जो फिजिकल जो कार्ड है जो कि फिजिकल के लिए यूज़ किया जाता है तो उसके लिए जो है ATM पिन को अलाउ करने के लिए मना किया गया है। रिफंड करने के लिए बोला गया ओरिजिनल जो पेमेंट मेथड है उसमें ही, और अगर जो भी पेयर है अगर उन्होंने अल्टरनेटिव कुछ दिया होगा तभी करने के लिए बोला गया, नहीं तो जो ओरिजिनल पेमेंट मेथड है उसमें करने के लिए बोला गया है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि आपने कहीं पे पेमेंट किया, आपका जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में ना आके आपका जो वॉलेट है वहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ करने के लिए मना किया है पेमेंट एग्रीगेटर को, जहाँ पे ओरिजिनल पेमेंट है वहीं पे डालने के लिए बोला गया है। अगर वॉलेट में आपने सेलेक्ट किया गया तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली जो पेमेंट एग्रीगेटर है वहाँ पे डालने के लिए बोला गया है। और जो भी पेमेंट गेटवे है जो कि कवर्ड नहीं है तो उनको जो है बोला गया है कि आप अनकरेज करो आरबीआई टेक स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए, क्योंकि जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जो आउटसोर्सिंग IT रूल है उसके अंतर्गत पेमेंट एग्रीगेटर का जो सर्विसेज है या तो टेक है वो यूज़ करने के लिए बोला गया था, तो जो पेमेंट एग्रीगेटर है उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। कुछ स्पेसिफिक रूल जो क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट एग्रीगेटर हैं उनके लिए लाया गया है, जैसे कि इनवर्ड और आउटवर्ड फंड, अगर इंडिया से बाहर जा रहा हो, इंडिया के अंदर आ रहा होगा तो इनवर्ड, इंडिया के बाहर जा रहा होगा तो आउटवर्ड फंड। तो जो इनवर्ड और आउटवर्ड फंड है मस्ट बी कीप सेपरेटली, उसको अलग से रखने के लिए बोला गया है। इसमें कोई भी
नेटिंग और को मिंगलिंग नहीं होगा। सॉरी, नेटिंग का मतलब क्या हुआ कि मान लेते कोई पेमेंट एग्रीगेटर है, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, पेमेंट एग्रीगेटर कैन नॉट नेट पेमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड कस्टमर। अगर मान लेते कोई कस्टमर ए है जिसने 100 रुपये कलेक्ट किए हैं और उसको जो है 80 रुपये रिफंड करना है बी को, ठीक है, तो उस केस में वो ये नहीं कर सकता कि वो उन्होंने 20 रुपये जो है दोनों को एडजस्ट करके दे दिया, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम ये समझ नहीं आया होगा ना, मान लेते कि 100 रुपये हैं, ठीक है, तो 100 रुपये किसी पर्सन को देने थे ए को एज अ इनवर्ड रेमिटेंस, ठीक है, बी ने जो है ए को 100 रुपये इनवर्ड रेमिटेंस की तरह देने थे और ए को जो है बी को 80 रुपये जो है आउटवर्ड रेमिटेंस की तरह देने थे। तो बीच का जो रुपये है, जैसे 20 रुपये बच गए तो 20 रुपये जो है ए को दे दिया, ऐसा करने के लिए मना किया गया है। कोई भी नो नेटिंग का मतलब ये होता है, और नो मिंगलिंग का मतलब क्या होता है, मनी कलेक्टेड बाय पीए कैन नॉट बी फिक्स विद पीए ओन मनी। उसका मतलब पेमेंट एग्रीगेटर खुद का मनी नहीं होगा ये, क्योंकि पता होगा कि पेमेंट एग्रीगेटर जैसे कि रेजर पे के बारे में बात करते हैं, तो रेजर पे क्या करते हैं कि आप अगर पेमेंट करते हो तो वो जो है अपना पेमेंट अपने पास स्टोर रखता है, उसके बाद एक दिन के बाद मतलब T+1 डे के बाद जो है आपका जो पैसा है वो लौटाता है, ठीक है। अगर मर्चेंडाइज के बारे में बात करें तो उनको ऐसे समझ आ रहा होगा, आप ऐसे स्टूडेंट हो तो आपको नहीं समझ आएगा। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे को जो भी पेमेंट आते हैं, ठीक है, बैंकिंग साथी का या मैपिंग ऑफिस का, तो मेरे को जो भी पेमेंट आते हैं वो पहले लोड होता है रेजर पे में। रेजर पे से पेमेंट करते हो आप तो रेजर पे में लोड होता है, और मेरे को जो पैसा मिलता है वो T+1 डे के बाद मिलता है, ठीक है। तो मेरे पास जितने पैसे आते हैं वो T+1 डे के बाद मिलता है। अब रेजर पे ये ना समझे कि वो उसका पैसा है, वो अपना कमीशन काट के मेरे को जो भी पैसा है वो देने के लिए देना रहता है, ठीक है। तो अपना पैसा ना समझे, उसको बोला जाता है को मिंगलिंग। तो को मिंगलिंग करने के लिए मना किया गया है। उसका जो आउटवर्ड ट्रांजेक्शन है में ऑनवर्ड फॉरेन मर्चेंट और टाई अप विद दी ओवरसी पेमेंट एग्रीगेटर। तो जो अगर आउटवर्ड ट्रांजेक्शन करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आउटवर्ड फंड भी भेजा जा सकता है, तो उस केस में जो फॉरेन मर्चेंट्स हैं उनके साथ उनको ऑनबोर्ड करने के लिए बोला गया और टाई अप करने के लिए बोला गया जो फॉरेन पेमेंट एग्रीगेटर है, ठीक है। खुद से चलो रोजर पे का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, रेजर पे का एग्जांपल लेते हैं, रोजर पे बोल रहा हूँ मैं, रेजर पे का एग्जांपल लेते हैं। रेजर पे है वो इंडिया में ऑपरेट करता है, ठीक है। कोई फॉरेन की कंपनी है, सिंगापुर में मर्चेंट को पेमेंट करना है, तो इसको जो है पार्टनर करना पड़ेगा जो सिंगापुर का पेमेंट एग्रीगेटर है उसके साथ। तो ये चीज़ बोला गया है आरबीआई के द्वारा। पेमेंट इंस्ट्रक्शन एनी ऑथराइज इंस्ट्रूमेंट जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, और जो भी पेमेंट एग्रीगेटर रहने वाला क्रॉस बॉर्डर कैन नॉट बाय और सेल फॉरेक्स को बाय और सेल नहीं कर सकते एक्सेप्ट जो ऑथराइज डीलर हैं उसको छोड़ के। उसके लिए एक लिमिट भी रखी गई है 25 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन, ये भी चीज़ याद रखते हुए चलना है। जो ऑथराइज डीलर 1 मतलब जैसे SBI हो गया या ICICI बैंक है, वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो इनको मेंटेन करने के लिए बोला गया है इनवर्ड कलेक्शन अकाउंट और उसके बाद आउटवर्ड कलेक्शन अकाउंट को भी, जो कि कंपाइलेंस रहेगा फेमा के साथ, ठीक है। तो फेमा के साथ इसको कंपाइलेंस भी रखने के लिए बोला गया है। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाई, और जो पेमेंट एग्रीगेटर CB है प्रोवाइड डॉक्स फॉर, देखो यार ये सारे फुल फॉर्म्स इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कोई नहीं पूछेगा, ये सारे कोई नहीं पूछेगा। सेटलमेंट इन नॉन इंडियन रुपी में अगर हो रहा होगा तो ओनली डायरेक्टली ऑनबोर्ड इंडियन एक्सपोर्टर को ही ऑनबोर्ड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। एक बात बताऊँ तो ये मास्टर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये PDF के बारे में बात, PDF तो नहीं है वैसे, मास्टर डायरेक्शन है, ये कुछ अराउंड 12 से 15 पेज के आसपास तो डेफिनेटली रहेगा ही। तो मैंने ट्राई किया कि इसको 4 से 5 पेज में कन्वर्ट करने की, 4 पेज में आई थिंक ये खत्म हो गया है, और सारा का सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, कंपेयर करके देख लेना, ठीक है। तो इसीलिए कुछ चीज़ें जो हैं डाले गए हैं एक्स्ट्रा भी, क्योंकि RBI ग्रेड बी के लिए बनाया जा रहा है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, वो सिर्फ IPS के लिए, ना कि RBI ग्रेड बी के लिए, ठीक है। ठीक, बाकी देखते हैं क्या है इसमें। पेमेंट एग्रीगेटर ड्यू डेलीगेशन, तो पेमेंट एग्रीगेटर मस्ट डू KYC मर्चेंट, ठीक है। तो KYC जो है पेमेंट मस्ट डू KYC ऑफ मर्चेंट, जो भी मर्चेंट है उनका KYC करने के लिए बोला गया है, जैसे कि पैन को वेरीफाई करना, डॉक्यूमेंट, एड्रेस, ये सारी चीज़ें करने के लिए बोला गया है। जो स्मॉल मर्चेंडाइज है जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम है, तो उनका जो है KYC सिंप्लीफाई फॉर्म में रहने वाला है, ठीक है। और टेक मर्चेंट KYC फ्रॉम सेंट्रल KYC जो रजिस्ट्री है वहाँ से लेने के लिए बोला गया विथ कंसेंट, इफ़ नॉट देयर यूज द अदर कस्टमर ड्यू डेलीगेशन को यूज़ करने के लिए बोला गया है, ठीक है। इफ़ पेमेंट एग्रीगेटर कॉन्ट्रैक्ट विथ अदर पेमेंट एग्रीगेटर देन
पेमेंट एग्रीगेटर डू CCD, ठीक है। तो कस्टमर ड्यू डेलीगेशन उस समय किया जाएगा। 1 मिनट देना मेरे को यार, कुछ ऑफिस का काम आ रहा है। ठीक है, मर्चेंट कैन नॉट कलेक्ट मनी फॉर अनरजिस्टर्ड सेलर। तो अनरजिस्टर्ड जो सेलर है उससे मर्चेंट कुछ भी, मार्केट प्लेस जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकते पैसा, और हर एक मर्चेंट का जो है एक यूनिक मर्चेंट कोड है, उसी को जो है फॉलो करते हुए काम करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पे जो डेट से याद रख लेना, और जो ये ऑन बोर्ड डेट है ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो बाकी इतने इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ से पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। IPS PO में जो पूछे जाने के चीज़ें हैं वो मैंने आपको ऊपर जो पढ़ाया था वो 2 कैपिटल वाला, वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे भी देख सकते हो कि डिजिटल KYC, उसके साथ VCIP, ये सब चीज़ें करने के लिए बोला गया है बाय दी RBI। इंपॉर्टेंट क्या, मैं आपको वो पढ़ा देता हूँ ना, सीधे वही अच्छा रहेगा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, सेटलमेंट ऑफ फंड एंड एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, एक थर्ड पार्टी अकाउंट होता है, ठीक है। मान लेते हैं एक कोई बैंक है और एक मर्चेंट है, ठीक है। तो एस्क्रो अकाउंट दोनों मिलके एक बनाते हैं एक जॉइंट अकाउंट, जिसके अंतर्गत बैंक बोलता है कि मान लेते हैं मर्चेंट लोन लेने वाला है, तो मर्चेंट जब लोन लेने वाला है तो उस केस में बैंक जो पैसा है वो एस्क्रो अकाउंट में डाल देता है, ठीक है। उसके बाद मर्चेंट जब भी बैंक को पूरा का पूरा लोन देता है, आई थिंक ये थोड़ा एग्जांपल गलत हो गया, कोई बात नहीं, चलो, बैंक को जब डॉक्यूमेंट देता है, ठीक है, बैंक को पूरा पूरा डॉक्यूमेंट दे दिया, तो उस केस में बैंक जो है अपना पैसा क्लियर करवाता है। बैंक बोलते हैं कि मेरे को डॉक्यूमेंट मिल गया और इसका जो भी पैसा है वो क्लियर कर दो, तो उस केस में वो एस्क्रो अकाउंट के थ्रू क्लियर हो जाता है और एस्क्रो अकाउंट का काम खत्म हो जाता है और अकाउंट बंद हो जाता है। तो एस्क्रो अकाउंट का यही काम होता है। तो जो एस्क्रो अकाउंट ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर है, तो इसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन लाया गया है कि जो नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर है मस्ट मेंटेन एस्क्रो अकाउंट इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। जो नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर है इनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक में जो है मेंटेन करने के लिए बोला गया है पैसा। और जो पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर है उनको इनवर्ड कलेक्शन अकाउंट और रखने के लिए बोला गया है फॉर इनवर्ड फॉरेक्स के लिए, और आउटवर्ड कलेक्शन अकाउंट रखने के लिए बोला गया है फॉर आउटवर्ड फॉरेक्स के लिए, ठीक है। तो जो एस्क्रो अकाउंट है वो यूजुअली ओनली पेमेंट एग्रीगेटर पेमेंट बिजनेस के लिए ही रहता है, और ये कंपाइलेंट रहता है दिसंबर 31, 2025 से, ठीक है। तो दिसंबर 31, 2025 से कंपाइलेंस भी रखने के लिए बोला गया है। ये एक टेबल है जो कि RBI के द्वारा दी गई है, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेल में है, ठीक है। और यहाँ ये वाला टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसको नहीं भूलना आपको पढ़ना। पहली चीज़, इसमें 3 आपको रो दिख रहे होंगे, 3 कॉलम दिख रहे होंगे। डोमेस्टिक एस्क्रो, इनवर्ड कलेक्शंस के लिए कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, और आउटवर्ड कनेक्शन कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। अगर बात करें डोमेस्टिक एस्क्रो अकाउंट रहेगा वो कहाँ पे ओपन हो सकता है, वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में ओपन हो सकता है। और जो इनवर्ड कलेक्शन है वो ऑथराइज कैटेगरी 1 ऑथराइज डीलर जो कैटेगरी 1 शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वहाँ पे, और ये दोनों ये जो आउटवर्ड रेमिटेंस है ये भी यहीं पे हो सकता है। करेंसी के बारे में बात करें तो इसमें इंडियन करेंसी रहेगा, इसमें इंडियन और फॉरेन करेंसी दोनों रह सकता है इनवर्ड कलेक्शन के लिए, ठीक है। जब पैसा आ रहा होगा इंडिया में, और पैसा अगर इंडिया से बाहर भेजना होगा तो वो सिर्फ इंडियन रुपीज़ में ही हो सकता है, ऐसा कुछ कहना है RBI का। ये कुछ जनरल रूल्स थे। अब पढ़ते हैं जो ऑप्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। प्री फंडिंग जो डोमेस्टिक एस्क्रो उसके लिए एलिजिबल है, अलाउड है, बाकी दोनों के लिए अलाउड नहीं है। अगर विड्रॉ ऑफ प्री फंडिंग के बारे में बात करें तो डोमेस्टिक एस्क्रो के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इनवर्ड रेमिटेंस भी नॉट अवेलेबल और आउटवर्ड रेमिटेंस भी अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें कि एक्स्ट्रा एस्क्रो अकाउंट के बारे में, तो इस केस में आपको मिलेगा कि 1 मोर, एक से ज़्यादा जो है अलाउड है। डिफरेंट जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वहाँ पे, यहाँ पे एक से ज़्यादा अलाउड है पर करेंसी डिफरेंट शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, और सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। इंटर एस्क्रो ट्रांसफ़र, अगर एस्क्रो ट्रांसफ़र अंदर ही अंदर करना हो तो वो अलाउड है, बाकी दोनों में अलाउड नहीं है, ठीक है। इसमें तो नॉट अवेलेबल है, इसमें अलाउड नहीं है। ट्रमिट क्रेडिट मतलब कस्टमर पेमेंट, फंड फ्रॉम अदर पेमेंट एग्रीगेटर, रिफंड, ये सारी चीज़ों के लिए जो है डोमेस्टिक एस्क्रो के लिए अलाउड है। सेम जो डोमेस्टिक एस्क्रो के लिए उसके लिए सेम चीज़ यहाँ पे भी रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे प्री फंडिंग अलाउड नहीं है कि प्री फंडिंग नहीं उठा सकते। और ये सेम रहने वाला डोमेस्टिक के लिए भी, इसमें थर्ड पार्टी क्रेडिट एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो ये आपको क्रॉस देकर रखा है ना, यही जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको ये सारे ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो पैसे जो है डेबिट
कर सकते हैं, पेमेंट टू द मर्चेंट, उसके साथ रिफंड टू द कस्टमर, पेमेंट टू द अनदर पेमेंट एग्रीगेटर फॉर सेटलमेंट, पेमेंट टू थर्ड पार्टी, कन्फर्मेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर, कमीशन ऑफ द पेमेंट एग्रीगेटर, ये डोमेस्टिक एस्क्रो में पॉसिबल है। थर्ड पार्टी पेमेंट जो है इनवर्ड में पॉसिबल नहीं है, और आउटवर्ड में ऐसा कुछ रूल रखा नहीं है, आउटवर्ड में सेम रूल है। एंड डे बैलेंस, लास्ट डे में कितना जो है बैलेंस मेंटेन करना रहता है, तो उसमें मस्ट कवर अनसेटल मर्चेंट फंड, वो कवर्ड है, बाकी दोनों में भी सेम ही है, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो कोर पोर्शन के लिए जो है उसी के लिए जो है एप्लीजिबल है, बाकी के लिए नहीं है। कोर पोर्शन मैंने आपको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, और बाकी दोनों में एप्लीजिबल नहीं है। इनक्रो टाइमलाइन के बारे में बात करें तो एग्जिस्टिंग जो पेमेंट एग्रीगेटर है 2 महीने के अंदर ही आरबीआई का ऑथराइजेशन के बाद जो है वो करना पड़ेगा, और बाकी दोनों के लिए भी सेम रूल रखा गया है। सेटलमेंट टू द मर्चेंट एज पर द मर्चेंट आर्ग्यूमेंट, और बाकी दोनों के लिए भी सेम रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है। इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे क्रॉस दे के रखा है वो सारे पढ़ने, ये जो डेबिट और क्रेडिट वाला था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और बाकी क्या क्या था ऊपर, बाकी जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो तो आपको याद रखनी है। हाँ, बाकी जो एक्स्ट्रा एस्क्रो अकाउंट है वो पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो कोर पोर्शन का मतलब क्या हुआ, एवरेज ऑफ लोएस्ट डेली बैलेंस, ये 26 फोर्टनाइट तक जो है इसको नापा जाता है, और अलाउ किया जाता है, अलाउ ओनली आफ्टर 26 फोर्टनाइट इन बिजनेस प्लस ऑडिट अकाउंट्स के लिए, ठीक है। इसके अंतर्गत कोई लोन, कोई भी रिसिप्ट, कुछ भी नहीं लिया जा सकता, और मस्ट रिमेन विद इन दी एस्क्रो अकाउंट के अंदर ही रहता है। ऑडिटर मस्ट डिस्क्लोज इन क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पे इसको डिस्क्लोज करना रहता है, ठीक है। और जनरल गाइडलाइन ऑन एस्क्रो अकाउंट, तो जनरल गाइडलाइन जो भी एस्क्रो का है वो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं है, वीडियो पॉज करके आप चीज़ें पढ़ सकते हो। बाकी एक आरबीआई का सर्कुलर है जो कि मैंने अगस्त के महीने में पढ़ाया था, उसका एक अपडेट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत कम चांस है, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो फेज़ 1, ये फेज़ 1 ऑफ जो कंटिन्यूस क्लीनिंग एंड सेटलमेंट ऑन रिलाइजेशन जो रहने वाला है, मतलब क्या इसका, जो हमने CTS के बारे में बात किया था, जो चेक ट्रंक सिस्टम है उसको जो है कंटिन्यूसली फॉर्म में भेजा जाएगा, और फर्स्ट फेज़ में जो है 7 बजे तक भेजा जाएगा। तो उसके ऊपर डेडलाइन जो सेट किया गया था अक्टूबर 4, 2025 का, तो अक्टूबर 3, 2025 में एक स्पेशल टाइमिंग रखा गया कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, बैंक को क्या क्या चीज़ें करनी है, वो चीज़ें बताई गई है, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई है, और बाकी भी देख सकते हो कि कुछ की पॉइंट्स भी बताए गए हैं। तो एग्ज़ाम में यहाँ पे कुछ है नहीं इतना इम्पॉर्टेंट, एक बार बस गो थ्रू कर लेना, वीडियो को पॉज करके या PDF के थ्रू पढ़ लेना। इसको इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, बट एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, लेस मोड में आता है। बात करें PDF की, PDF डेफिनेटली पेड है। कुछ चीज़ें मैं यहाँ इसमें से मैं आपको फ्री कर दूंगा, जो कि आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी अगर बात करें कि अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप से अगर बाकी भी PDF आपको पसंद आया, या तो आपको यूट्यूब चैनल में अगर आपको करंट अफेयर्स जो है माइंड मैपिंग फॉर्म में पढ़ना है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो हम अभी के टाइम पे इतना रखते हैं, एंड करते हैं। बाकी हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय।